नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, गांधी परिवार से मिले प्रशांत किशोर, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। यूपी में कांवड़ यात्रा को मंजूरी पर सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को नोटिस। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर जेडीयू के बीजेपी पर तीखे हमले। राज्यों ने कहा टीकों की कमी से टीकाकरण में सुस्ती, तो भड़के स्वास्थ्य मंत्री। तालिबान से घबराई अफगानिस्तान सरकार, भारत से मांगी सैन्य सहायता। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव को देखते हुए प्रशांत किशोर को बतौर रणनीतिकार के तौर पर कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है। एनडीटीवी के मुताबिक ये मुलाकात सिर्फ पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र नहीं हुई है, बल्कि 2024 के आम चुनाव को लेकर भी हुई है। प्रशांत किशोर पहले भी कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किया था। हालांकि तब इस गठबंधन को अच्छी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन पंजाब में भी प्रशांत किशोर ही रणनीतिकार थे और वहां उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई थी। तो प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से बेहद सक्रिय हैं। एक तो ममता बनर्जी के दूत के तौर पर वो विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दलों की में एकता कराने का वो प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार से उनकी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और वो दूसरे पार्टी के नेताओं से भी मिलकर उनको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये ममता बनर्जी का एजेंडा है कि मोदी सरकार के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा विपक्षी दलों का खड़ा किया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। मसलन ये कि जो गांधी परिवार से उनकी मुलाकात हुई है, इसको लेकर अटकल ये है कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस तरह का हल्का सा हिंट प्रशांत किशोर ने भी दिया है, लेकिन ये इसे अभी केवल अटकलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, कयास ही हैं। इसमें कोई ठोस घोषणा या ठोस संकेत न तो कांग्रेस की तरफ से आए हैं और न प्रशांत किशोर की तरफ से आए हैं। प्रशांत किशोर वैसे भी चर्चाओं में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए बहुत कुछ ऐसा करते रहते हैं। ख़ासतौर पर विभिन्न नेताओं से मिलना, बीच में इक्का दुक्का ऐसे बयान दे देना जिससे मीडिया में उनकी चर्चा होती रहे। तो ये काम वो बखूबी करना जानते हैं और इसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस सचमुच में प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल करने जा रही है, या केवल प्रशांत किशोर को वो एक रणनीतिकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले विधानसभा चुनाव में और उसके बाद 2024 के चुनाव में। प्रशांत किशोर, जैसा कि आप जानते हैं, पहले नरेंद्र मोदी के रणनीतिकार थे, 2 साल तक उनके लिए काम किया। उसके बाद वो जेडीयू के नीतीश कुमार के रणनीतिकार बने और फिर बहुत सारे राज्यों के रणनीतिकार बनते रहे। वो पंजाब में भी बने। ममता बनर्जी की जो असाधारण अभूतपूर्व विजय हुई है उसमें भी उनका योगदान रहा है और तब से उनके सितारे और भी बुलंदी पर पहुंच गए हैं। उनको राजनीतिक हलकों में थोड़ा ज़्यादा उम्मीद से देखा जाने लगा है, ज़्यादा गंभीरता से देखा जाने लगा और ये माना जा रहा है कि वो एक सूत्रधार का काम कर सकते हैं। और जाहिर है कि बहुत सारे राजनीतिक दल समझते हैं कि अगर उनकी मदद ली जाए तो शायद चुनाव में लाभ हो सकता है। इसलिए कांग्रेस एक बार फिर से अगर प्रशांत किशोर से मिल रही है और अपनी भावी चुनावी योजना में उनकी मदद लेना चाहती है तो ये एक बात है। पार्टी में शामिल होना एक दूसरी अलग बात है। लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर इन मसलों के लिए मिले ही ना हों, वो विपक्षी दलों के एजेंडे के तहत मिले हों, ममता बनर्जी के दूत के रूप में मिले हों, या शरद पवार से जो उनकी बातचीत चल रही हो उस सिलसिले में मिले हों। और एक कयास तो ये भी है कि शरद पवार को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एक संयुक्त उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाए, इसकी भी
एक कवायद इसमें शामिल हो सकती है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सारी अटकलबाजियां हैं। ठोस प्रगति तब होगी जब दोनों में से एक पक्ष कोई घोषणा कर दे कि वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि आखिरकार उसने कोरोना महामारी के दौरान कांवड़ यात्रा के आयोजन की अनुमति क्यों दी है। अदालत ने पूछा है कि ऐसे वक्त में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टरों ने भीड़ जुटने को लेकर चेतावनी दी है, तो लोगों को इस यात्रा के कारण परेशानी हो सकती है, संकट पैदा हो सकता है। अदालत ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा है कि हम इस बारे में संबंधित सरकारों का स्टैंड जानना चाहते हैं। देश के लोग घबराए हुए हैं, वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात कर चुके हैं और हम ऐसे में इससे रत्ती भर भी समझौता नहीं कर सकते। योगी के इस फैसले को लोग आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि योगी कांवड़ यात्रा को मंजूरी देकर हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस फैसले को रोकना पड़ता है तो योगी सुप्रीम कोर्ट के सहारे पतली गली से निकल सकते हैं। तो ये बहुत ही घटिया किस्म का हथकंडा है योगी सरकार का कि वो एक तो कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रहा है, कांवड़ यात्रा वहाँ चल रही है, उसे तुरंत रोका जाना चाहिए क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकती है जैसे कि कुंभ में हुआ था। हम सब जानते हैं कुंभ की वजह से देश भर में कोरोना फैला और उसके बहुत ही घातक परिणाम देश को भुगतने पड़े। यही कांवड़ यात्रा से भी हो सकता है। इसलिए आप देखिए कि दो बीजेपी शासित राज्य अलग अलग नीतियों पर चल रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुकी, वहाँ के हाई कोर्ट ने उसे निर्देश दिया था कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाए और यहाँ योगी सरकार है जो कि कांवड़ यात्रा करवाने पर आमादा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहल करते हुए नोटिस जारी किया है और ये इसे चेतावनी मानकर तुरंत कांवड़ यात्रा को रोका जाना चाहिए। इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की जो घटिया कोशिश योगी सरकार की तरफ से हो रही है उसकी जितना भी निंदा भर्त्सना की जाए कम होगी, क्योंकि एक तरफ तो वो आम नागरिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। हालांकि नीतीश के करीबी बीजेपी नेता सुशील मोदी उनसे सहमत नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून पर राय जानने के लिए सोमवार को जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ कानून बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से पूछा कि चीन में क्या हुआ, पहले 1 बाद में 2 की बच्चों की नीति बनी और अब क्या हो रहा है। नीतीश कुमार ने बिहार में जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला शिक्षा का सहारा लेने की बात कही और आंकड़ों से साबित किया कि कैसे बिना कानून के भी राज्य में प्रजनन दर कम हुई है। दूसरी ओर उसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया कि बिहार सरकार को 1 बच्चे की नीति का पालन करना चाहिए, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। इसके बाद इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी के मंत्री नेताओं ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए हैं। भवन निर्माण मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश का समर्थन किया, तो दूसरी ओर पंचायती राज मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जरूरी है। वे पंचायत चुनाव में भी 2 बच्चों का कानून लागू करने की वकालत कर रहे हैं। बिहार में इस समय शहरी निकायों में ये कानून पहले से लागू है। तो बहुत साफ बात है, नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं वो तर्कसंगत बात है, उसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि तमाम जो जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं या उसके जनसंख्या के आंकड़े हैं या जनसंख्या बढ़ने के जो कारण हैं, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी जो नीति योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं या असम में हेमंत बिश्व शर्मा बना रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और ना ही उससे कोई फ़ायदा होने वाला है। ये विशुद्ध रूप से गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की वजह से हो रहा है। और इस मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ काम नहीं करना चाहते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका एजेंडा पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। अपनी राजनीति को मजबूत करना है, ध्रुवीकरण करवाना है हिंदू मुसलमान का इस कानून के बारे में गलतफहमियां फैलाकर। तो ये एक दूसरा एजेंडा साइड बाय साइड ये पार्टियां चला रही हैं। और इसीलिए जब नीतीश कुमार ने इधर हाथ रखा तो बीजेपी नेता एकदम से उचक पड़े, एकदम से तिलमिला गए और उन्होंने जवाबी बयानबाजी शुरू कर दी। लेकिन ये एक बात और दिखाता है कि बिहार सरकार में कैसे विभिन्न मुद्दों पर मतभेद हैं और टकराहट की हद तक मतभेद हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता एक भाषा में बोल रहे हैं और उनकी सहयोगी दल बीजेपी के जो नेता हैं वो उसके बिल्कुल उलट बोल रहे हैं। तो ये टकराव के जो बीज हैं वो बिहार सरकार में गहरे अब होते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर ये टकराव बढ़े तो इससे कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। लब्बो-लुआब ये है कि जो कानून योगी आदित्यनाथ बनाने जा रहे हैं और जो कह के बनाने जा रहे हैं वो सरासर गलत है, उसमें कोई आधार नहीं है। इस तरह के किसी कानून की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि जो जनसंख्या नियंत्रण के विशेषज्ञ हैं उनसे अगर राय मशवरा लिया जाए और वो काम किया जाए तो उससे बचना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। 4.5 साल उन्होंने क्या किया है अगर वो बताएं जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो उसी से समझ में आ जाएगा कि वो कितने गंभीर हैं जनसंख्या नियंत्रण के मामले में और चुनाव जीतने के मामले में। तो ये बहुत साफ दिख रहा है कि वो आखिरकार चाहते क्या हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। देश में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान में काफ़ी सुस्ती आ गई है। 21 जून के बाद से देश में टीकाकरण की रफ्तार में 60% की गिरावट आई है। कई राज्यों ने इसके लिए कोरोना टीकों की कमी को वजह बताया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी कहा है कि उसके यहाँ टीकों की कमी के कारण टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि वैक्सीन के संबंध में निरर्थक बयान सिर्फ लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों के जरिए टीकाकरण हो सके इसलिए जून महीने में 11.46 करोड़ यानी 11 करोड़ 46 लाख वैक्सीन की डोज राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए गए और जुलाई के महीने में इस उपलब्धता को बढ़ाकर 13.5 करोड़ किया गया है। जुलाई में राज्यों में वैक्सीन के कितने डोज उपलब्ध कराई जाएंगी इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यों को 19 जून 2021 को ही दे दी थी। इसके बाद 27 जून व 13 जुलाई को केंद्र की ओर से राज्यों को जुलाई के पहले व दूसरे पखवाड़े के लिए हर दिन की वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी बैच के हिसाब से एडवांस में ही दे दी गई है। इसलिए राज्यों को ये अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में वैक्सीन डोज मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र पहले से अपनी तरफ से ही जानकारियां एडवांस में दे रहा है तो उसके बावजूद भी हमें कुप्रबंधन और वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि समस्या क्या है और इसकी वजह कौन है। समस्या मंडाविया के दिमाग में है, इस सरकार के दिमाग में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि राज्यों में जो लोग हैं वो टीका लगवाना चाहते हैं लेकिन टीके उपलब्ध नहीं हैं। वो केंद्रों में जा रहे हैं टीके लगवाने के लिए और टीके नहीं मिल रहे हैं, इसलिए टीके की रफ्तार में भी सुस्ती आ रही है। एक दिन का झूठा रिकॉर्ड, फर्जी रिकॉर्ड बनाने के लिए एक आयोजन कर लिया गया था तमाम जगह से समेट कर वैक्सीन को। उसके बाद से कभी भी उस संख्या को भारत टच नहीं कर पाया है जो 87 लाख की संख्या थी। कभी 60 लाख, कभी 40 लाख, इसी के आसपास संख्या घूम रही है। तो सरकार ने जो कहा था कि जुलाई से वैक्सीन की सप्लाई धड़ल्ले से होगी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। सरकार कह रही है कि एक महीने में 12-13 करोड़, जबकि एक दिन में कम से कम 1 करोड़ टीके लगें तब जाकर हम किसी हद तक कहीं पहुंच पाएंगे। वो सरकार कर नहीं पा रही है। और जब इस पर सवाल उठ रहे हैं टीके की रफ्तार सुस्त क्यों हुई, तो राज्य सरकारों ने बता दिया कि टीके हमारे पास है नहीं इसलिए सुस्त हुई। अब ये जो सुस्ती है तो इसका ठीकरा मंडाविया साहब राज्यों पर ठोकना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं, जो कि सच नहीं है। सच्चाई यही है
कि अभी भी केंद्र सरकार वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने में नाकाम रही है। तमाम घोषणाओं, वादों और दावों के बावजूद वो इस दिशा में कभी तक ठोस प्रगति नहीं कर पाई है और अगर इसमें लेट लतीफ़ी इसी तरह से होती रही तो हम जो तीसरी लहर की आशंका कर रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और ख़ासतौर से बच्चों को नुकसान हो सकता है, बच्चों की जानें जा सकती हैं, उसमें ये हमें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए चिंता चारों तरफ है, लोगों को भी चिंता है, इसलिए वो टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन टीका उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार सप्लाई सुनिश्चित नहीं कर पा रही है, वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। आतंकवाद से जूझ रहे अफगानिस्तान ने भारत से सैन्य सहायता की गुहार लगाई है। भारत में अफगान राजदूत फरीद मामनजदई ने कहा है कि यदि ऐसी स्थिति आ गई कि तालिबान से बातचीत टूट गई तो हम भारत से सैनिक सहायता की मांग करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि भारत आने वाले कुछ साल तक हमें पहले से अधिक सैन्य सहायता दे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत अपनी सेना ही अफगानिस्तान भेज दे। उन्होंने कहा कि भारत सैनिकों को प्रशिक्षण और अफगान सेना के कैडेट्स को स्कॉलरशिप दे सकता है। बता दें कि अमेरिकी सेना के वापस लौटने की शुरुआत के बाद से ही तालिबान अफगानिस्तान में आक्रामक हो गया है। अफगानिस्तान का दावा किया है कि उसने 85% इलाके पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है। इसके अलावा CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि तालिबान ने 22 निहत्थे अफगान कमांडो को मार डाला है। CNN ने कहा है कि इस घटना के कई वायरल वीडियो मौजूद हैं। तो स्पष्ट है कि अफगानिस्तान सरकार में घबराहट फैल गई है। काबुल को लग रहा है कि अब बहुत दिन नहीं है जब उसकी जो तालिबान हैं वो कब्ज़ा कर सकते हैं काबुल पर, उनके हाथ से पूरी सत्ता निकल सकती है और तालिबान आएंगे तो बड़े पैमाने पर मार काट होगी और लोग मरेंगे। तो अब अफ़गानिस्तान सरकार ये देख रही है कि चूँकि केंद्र सरकार, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका ने मदद नहीं दी है या अमेरिकी सेना चली गई हैं, तो अब उसे कहां से मदद मिल सकती है। भारत सरकार ने वहां निर्माण के कार्य में बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। उसे उम्मीद है कि भारत सरकार अपने स्वार्थों के लिए, क्योंकि उसे ये पता है कि भारत सरकार तालिबान के आ जाने से भारत को नुकसान होगा, भारत के लिए ख़तरे बढ़ेंगे, तो तालिबान को रोकने के लिए भारत सरकार मदद दे सकती है, उसे देना चाहिए। तो ये उम्मीद अफ़गानिस्तान की सरकार कर रही है, लेकिन इसमें बहुत भारी जोखिम है भारत सरकार के लिए, क्योंकि तालिबान से वो एक तरफ से बातचीत कर रही है ताकि अगर तालिबान सत्ता पर काबिज होते हैं तो उनके साथ किसी तरह से तालमेल बिठाकर जो आशंकाएं हैं उनको ख़त्म किया जा सके। लेकिन अगर तालिबान के ख़िलाफ़ उसने लड़ाई शुरू कर दी तो तालिबान के निशाने पर भी भारत आ जाएगा और जो भी आतंकवादी समूह उसके साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि कश्मीर, पंजाब वगैरह जगहों में सक्रिय हो जाएं और उनके हमले बढ़ जाएं। तो भारत में इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है और वो नहीं चाहती है कि भारत सरकार की इस झंझट में फंसे। लेकिन ये एक तरह का ऐसी स्थिति है जो न निगलते बन रही है और ना ही उगलते बन रही है। तो भारत सरकार को बहुत फूंक कर अपने कदम रखने पड़ेंगे, अपनी विदेश नीति को बहुत संभाल कर शेप देना पड़ेगा। कितनी मदद उसे अफ़गानिस्तान से सरकार की करनी है, कितना उसे काबुल के तालिबान के साथ रिश्ते बनाने हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो उसे बहुत ही संभल कर करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बहुत ही ख़तरनाक परिणाम भारत को भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा, लाइक भी करेंगे और इसे बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूँ कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।